नमस्ते। जादुई पन्ने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस शख्सियत के साथ हम बातचीत करने जा रहे हैं, इनकी किताबों को पढ़कर और इनकी लघु कथाओं को समझकर न जाने कितनों की जिंदगियां बदली हैं, न जाने कितने लोगों ने अपने आप को एक नई दिशा दी है। विषकन्या हो, तीसरा पैग हो, सफर एक यात्रा हो, उतरन हो, या फिर इनके कविता संग्रह सपने और पेड़ के टूटे पत्ते हों, ये सब कुछ बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी किताब है जिन्होंने उनके जीवन को बदलने की कोशिश की है। और अब एक नई किताब के साथ हमारे बीच में सुरेंद्र अरोड़ा सर आ गए हैं, धारदार कलम को लेकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। धन्यवाद दिग्विजय जी। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई धारदार कलम के लिए। जहां भी ये किताब पहुंच रही है, इसकी लगातार प्रशंसा हो रही है, लगातार इसके बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनने में आ रही हैं, देखने में आ रही हैं, पढ़ने में आ रही हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं सर कि लघु कथाओं के इस पूरे इस संग्रह के बारे में बताएं कि धारदार कलम जो ये लघु कथा संग्रह है, इसमें क्या क्या लोगों को पाठकों को पढ़ने को मिलेगा। दिग्विजय जी, ऐसा है कि रचनाओं के जो लिखने का क्रम चलता है वो एक दिन का नहीं होता। जी सर। आप आपको आपका परिवेश, सामाजिक स्थिति, राष्ट्र में जो कुछ घट रहा है या अतीत में जो कुछ घटा है उससे हमने क्या सीखा है, और जी आज जी। की परिस्थितियां वो इतनी संवेदित करती हैं। और लेखक का ये मूल भाव और उसकी मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि वो समाज की संवेदना को पहले अपने अंदर आत्मसात करता है। बिल्कुल और बिल्कुल। अगर उससे वो या तो विचलित हो, विक्षिप्त हो, चिंतित हो, या प्रसन्न भी हो सकता है कभी कभी, उनको फिर अपनी हम्म। रचनाओं के माध्यम से सकारात्मक रूप से, या कई बार लोगों को लगता है कि ये तो नकारात्मक है, तो हम्म। वो फिर वो अपने उनको शब्द देता है और हम्म। प्रयास करता है कि वो लोगों के सामने आए। और हम्म। जो परिस्थितियां चल रही हैं समाज में, देश में, व्यवहार में, उन हम्म। उन वो अगर गलत हैं तो इसका निर्णय भी पाठक करें, और वो सही हैं तो उसको उसका समर्थन भी पाठक ही करें। और अगर उनको उनसे कोई कष्ट पहुंचता है तो लेखक का ये उद्देश्य होता है कि वो किस प्रकार से पाठक को इस स्तर तक ले आए कि नहीं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। यही सही। ये लघुकथाएं भी एक दिन की लिखी हुई नहीं है। इसमें धारदार कलम में 65 लघु कथाएं हैं। और जी एक अंत जी। में एक कहानी कह लूंगा उसे, क्योंकि लंबी हो गई है, कम शब्दों में नहीं अट पा रही थी, तो अब वो छोटी सी कहानी का स्वरूप है। तो वो जी 66वीं है, जो रुकी हुई फाइल। तो जी। जी। इसलिए, और ये जो रचनाएं ये पिछले 5 वर्ष की देन है। तो इसलिए हम्म। जो कुछ पिछले दिनों घटित हुआ है या लगातार निरंतर पिछले 70-75 वर्षों में देश में चल रहा है, उसको ये जी जी। प्रतिबिंबित करती हैं। और कहीं ना जी कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पाठकों को वो संवेदित भी करेंगी कि जो कुछ गलत हुआ है वो नहीं होना चाहिए, और जो सही हुआ है उसकी कंटिन्यूटी आगे चलनी चाहिए। ये है बिल्कुल। इस आपकी इस पूरी लघु कथा को, इस संग्रह को पढ़ने के बाद रमेश कुमार जी ने लिखा था कि बहुत ही अच्छी उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि लघु कथाएं ऐसी होनी चाहिए जैसे अंधेरे कमरे में जाकर कोई बटन दबा दे और कमरा रोशन हो जाए। तो रोशन। कुछ ऐसा ही लगता है जब धारदार कलम की कुछ लघु कथाओं को आप पढ़ते हैं। तो मैं चाहूंगा सर, एक दो जो आपके दिल के बहुत करीब है, जैसे मैंने तो इस किताब की दो तीन लघु कथाएं बहुत दिल से छुई वो मुझे, जैसे माँ ने कहा था और बिजनेस। और ये वो कथाएं हैं जिनको मैंने पढ़ने के बाद बहुत देर तक मंथन करता रहा कि अरे ये बात तो कितनी सही है और कितनी नजदीक है आज के आधुनिक समाज में, कितने समय के बाद लेकिन लोगों को समझ में आता है। तो आप अगर कुछ एक आध लघु कथा पढ़ के सुना सकें सर, अपने अपनी आवाज में, तो बड़ा अच्छा लगेगा। जी। दिग्विजय जी, एक लघु कथा जो अचानक मेरे सामने आई है। यूं तो इस संग्रह की कोई भी लघु कथा लेता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है कि ये किन परिस्थितियों में, किस मानसिकता के अंतर्गत लिखी गई थी, और उस समय क्या घटनाक्रम घटित हुआ होगा जिसको इस हम्म। लघु कथा में
कुछ शब्द मिले इस लघु कथा को। अब एक छोटा सा उदाहरण के रूप में एक लघु कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। परीक्षा। और हम्म, ये अब से करीब 20-25 वर्ष पहले का एक घटनाक्रम घटित हुआ था। और वो अच्छा। वही मस्तिष्क में गूंज रही थी। तो फिर मैंने हम्म, इसको एक दिन अचानक बैठ के इस समय लोक कथा का रूप दिया। और मुझे उम्मीद है कि इससे कुछ ना कुछ सीखने को तो हर एक को मिलेगा ही। और वो संवेदित भी होगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है हमारे देश में इस समय प्लीज में। प्लीज प्लीज सर, सुनाए सर। हाँ। हाँ, तो शीर्षक है परीक्षा। सर जी, बात क्या है? आप जब देखो तब मुझे ही पकड़ लेते हो और किसी को तो कुछ नहीं कहते। आखिर मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? परीक्षा कक्ष में लड़का मास्टर जी पर बिगड़ गया। बेटा, जिसके पास नकल की पर्चियां होंगी और जो नकल करता हुआ पाया जाएगा, पकड़ा हम्म, तो उसी को जाएगा ना। हम्म, गुरुजी ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, यह क्या बात हुई सर जी? एक तो आप पेपर इतना मुश्किल बनाते हो और ऊपर से आपकी यह पुलिसगिरी। हम्म, मुझे पास होने दोगे या नहीं होने दोगे? हम्म, बेटा, दूसरे बच्चे भी तो यही पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उन्हें तो कोई शिकायत नहीं है। तो फिर बताओ पेपर कैसे मुश्किल हुआ? गुरुजी ने थोड़ी सख्ती दिखाई। सर जी, दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, उस बात को जाने दीजिए। जैसे आप दूसरे बच्चों को आराम से पेपर करने दे रहे हैं ना, मुझे भी करने दीजिए। लड़का स्वभाव से उदंड था, इसलिए भड़क गया। हम्म, भले ही तुम नकल करो। प्रतिक्रिया में गुरुजी को गुस्सा आने को हुआ। गुरुजी, 5 उंगलियां एक सी नहीं होती। सबको एक ही तरह की लाठी से हाँकने की जिद मत कीजिए। मुझे शांति से मेरा पेपर सॉल्व करने दीजिए। ये मेरा हक है। आपका और मेरा भी भला इसी में है कि आप ये बात अच्छी तरह से जल्दी समझ लीजिए। लड़का पूरी तरह से अपनी मंशा जाहिर कर चुका था। मास्टर जी परीक्षार्थी के बगावती तेवर देखकर हैरान थे। उन्हें लगा, ये तो चोरी और सीनाजोरी दोनों है। इस तरह तो सारे कक्ष का माहौल ही अराजक हो जाएगा। उन्हें सचमुच गुस्सा आने को हुआ। वे हम्म, क्रोध में कुछ कहना ही चाहते थे कि तभी उनका एक छात्र जल्दी से अपनी सीट से उठकर उनके पास आया और धीरे से बोला, सर जी, इससे मत उलझिए। ये पत्थर चलाने वालों की टोली का सदस्य है और अक्सर इसी काम के लिए लोगों की अपने लोगों की रैलियों में भी जाता है। गुरुजी ने हालात की गंभीरता पर विचार किया। वे हम्म, जानते थे कि अगर उन्होंने ज्यादा सख्ती बरती तो बात प्रधानाचार्य तक जा पहुंच सकती है। और क्या पता वे भी यही निर्णय निर्णय लें कि इतनी सख्ती की जरूरत नहीं है। इसी बीच उन्हें अपने इंस्पेक्टर पुत्र की आज सुबह की बात भी याद आई। बाबूजी, हमारे यहाँ अपराधियों के अपराध की सजा कानून की किताबों के हिसाब से नहीं, अपराधी की हैसियत के हिसाब से तय होती है। उन्होंने सोचा, नजरअंदाज करना ही बेहतर विकल्प है। वे पीछे हटने को ही थे कि उनकी दृष्टि कक्ष में बैठे अन्य बच्चों पर गई, जो पूरे मनोयोग से अपने अपने प्रश्न पत्र हल कर रहे थे। पलक झपकते ही उनके अध्यापक मन ने अंगड़ाई ले ली। वे निश्चय कर चुके थे कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जो होगा देखा जाएगा। वे इस उदंड बच्चे के पास गए वे इस उदंड बच्चे के पास गए और उसके पास की नकल की सारी पर्चियां लेने के बाद उसे नई उत्तर पुस्तिका देते हुए बोले, तुम्हारा और मुझ सहित सभी का भला इसी में है कि तुम प्रश्नों के हल बिना कोई नकल करके अपने दिमाग से करो। नहीं कर सकते तो तुम परीक्षा कक्ष से जा सकते हो। लड़के को मास्टर जी के इस से लड़के को मास्टर जी से इस आत्मविश्वास की आशा नहीं थी। उसके पास परीक्षा को अधूरा छोड़कर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। नहीं था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत ही मतलब ये समाज के उस धारा की उस बात को रखता है जो वाकई अभी भी, अभी अभी नीट का पेपर हुआ सर, नीट के पेपर के बाद से जिस तरीके के बातचीत निकल कर सामने आ रही है, जिस तरीके के सवाल उभर रहे हैं, उससे 25 साल पहले लिखी हुई ये
लघु कथा आज के संदर्भ में भी सही साबित हो रही है। हाँ, वो सटीक है कि अध्यापक अगर अपनी नैतिकता नहीं खोए तो कोई कारण नहीं कि जो अव्यवस्था हमको परीक्षा कक्षों में आज देखने को मिलती है वो हम्म, शायद उस पे अंकुश लग जाए। लग जाएगा, तो बिल्कुल ठीक बात। समय के साथ जो विकृतियां हर स्तर पर आई हैं, हर वो ये उसी का परिणाम है कि आज हम लगभग अराजकता की ओर बढ़ रहे हैं। और जो भी कानून का शासन स्थापित करने का प्रयास करता है उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सर तो ये इस लघु कथा, जब आप लघु कथा लिखते हैं, आपने लघु कथा लिखी है, आपने कहानी संग्रह लिखा है, आपने कविता संग्रह लिखा है, आपने बाल साहित्य पर काम किया है, आपने ई बुक्स लिखी हुई हैं, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो लेखन की किसी भी विधा को आपने ऐसा नहीं है कि छुआ ना हो। सबसे मुश्किल और सबसे आसान क्या है? देखिए, लघु कथा हो या हो कहानी और या कविता, ये एक क्षणिक घटनाक्रम, जब समाज में घटनाक्रम तो हर पल हर क्षण हो रहे हैं। हम्म। लेकिन कोई कोई घटना आपको इतना उद्वेलित कर दे, इतना विचलित कर दे कि उसका एक वाक्य कोई पकड़कर आप अपने मस्तिष्क में उसको अंकित कर दो हम्म। और उसको मस्तिष्क से जाने ना दो। पन्नों के किसी समय रहते उसको पन्ने में किसी एक पंक्ति के रूप में आप लिख लो। तो उसको जब भी आप उस वाक्य को पढ़ोगे, उस घटना के संदर्भ में उसको सोचोगे, तो एक मंथन मस्तिष्क में निरंतर चलता रहता है हम्म। और उस मंथन से फिर किसी भी रचना का उद्गम होता है। और हम्म। क्योंकि घटनाएं अनेक घटती हैं, हर एक के जीवन में घटती हैं, हर पल हम्म। घटती हैं, उनको हम्म। पकड़ना एक रचनाकार का एक प्रकार से धर्म होता है, एक प्रवृत्ति भी होती है जो उसको हम्म। नैसर्गिक रूप से प्राप्त होती है। हम्म। और उसी से ये रचनाएं अपना आकार लेती हैं। परंतु मुझे दुख है कि कहानियां मैंने लिखी, कुछ लंबी भी लिखी, 25-25 30-30 छपे हुए प्रश्नों को वाली भी लिखी, और अंत के में ऐसा ही स्थिति आई कि नहीं, अब इनको समाप्त करना चाहिए, किसी परिणाम तक पहुंचाना चाहिए जिससे कि पाठक और अधिक उलझे नहीं परिस्थितियों में। और फिर उससे आगे मैं फिर कभी उपन्यास की तरफ नहीं बढ़ पाया। ये मेरे को कष्ट हमेशा मस्तिष्क में उगता रहता है कि काश कि मैं कोई उपन्यास भी लिख पाता। परंतु ये जो छोटी कविताएं हैं या कहानियां हैं या ये विशेष रूप से लघु कथाएं हैं, ये अधिक पठनीय हैं ऐसा भी मुझे लगा, और ये प्रभाव भी अपना तुरंत छोड़ती हैं। छोड़ती हैं, और बिल्कुल ठीक बात सर। और इनमें से कुछ को हम जनरलाइज कर देते हैं, जैसे अभी आपको परीक्षा के विषय में बताया कि अगर हर व्यक्ति उस अध्यापक की तरह अपने कर्तव्य पथ से अडिग रहे तो कोई हम्म। कारण नहीं कि जो विद्रूपताएं, जो अनैतिकताएं का साम्राज्य, अराजकता का साम्राज्य देश में चलता चला आ रहा है, इस पे कुछ अंकुश अंकुश लग जाए। और एग्जैक्टली सर। इसके लिए वो जो खतरे तो उठाने ही पड़ते हैं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, अगर वो उस स्थिति में व्यक्ति आएगा तो। और कुछ स्वार्थ भी बिल्कुल छोड़ने पड़ते बिल्कुल। हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इस बार जो किताब आपने लिखी सर, उसका नाम आपने बड़ा जो है चुटीला नाम रखा है, धारदार कलम। इसके पहले जो धारदार किताबें थी, कलम। उन सारे किताबों, उन सारी ये पुस्तिकाओं का नाम जो है अलग अलग था। तो इसके पीछे की कहानी थोड़ा सा जानना चाहेंगे देखिए, कि इसमें धारदार कलम। मैंने इसमें मैंने अपने ही समुदाय की मानसिकता को उकेरने का प्रयास किया। अ, हर रचनाकार चाहता है कि उसको प्रसिद्धि मिले, यानी वो, जी और प्रसिद्धि, ये मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति भी है और उसकी कमजोरी भी कहूंगा मैं। जी तो जी। इसकी जो ये शीर्षक रचना है, इसी नाम से इस संग्रह में एक लघु कथा भी है, धारदार ठीक कलम ठीक। के ही नाम। तो अच्छा। उसमें उसमें जो जो चीज मैंने उभारने का प्रयास किया कि एक लेखक होता है और वो बहुत दिन से निष्क्रिय हो जाता है। उसने हम्म। बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन वो हम्म। मंचों पे अब उसकी निष्क्रियता के कारण या कुछ नया ना लिख पाने के कारण वो मंचों से
और साहित्य जगत की गोष्ठियों से अपने आप को अलग हुआ पाता है। तो हाँ। उसके मन में ये आता है यार कुछ ऐसी नई चीज लिखी जाए जिसको जो सबके सामने आए तो लोग कहें भाई वाह, भले ही बहुत दिन हम्म। बाद लिखा, लेकिन लिखा लेकिन बड़ा कमाल अच्छा का लिखा, हाँ। और बड़ा अच्छा लिखा। तो वो हाँ। फिर उन घटनाओं को उन ढूंढने का प्रयास करता है। तो उसके मन में ये आता है यार जब तक वो घटनाएं लोगों को व्यथित नहीं करेंगी तब हाँ। तक और वो फिर कलम पन्नों पे नहीं उतरेगी तो लोग उसका ध्यान नहीं करेंगे। अब हाँ। व्यथित करने वाली घटना इसका मतलब समाज में घटित भी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। यहाँ उसका उसकी मानसिकता देखिए, यानी वो हम्म। उस घटना को समाज में ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि जो लोगों को व्यथित करे। और जो व्यथित करने वाली घटना निश्चित रूप से उस व्यक्ति को, उस समूह को कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएगी, उसके बाद ही तो व्यक्ति देखो कितना अत्याचार हो रहा है। तो हाँ। वो उसको मिल नहीं रही। वो जब मिल नहीं रही तो वो लिख नहीं पा रहा। तो फिर वो कहता है अब मैं क्या करूं। यानी कि उसकी उसका स्वार्थ देखे वो उस व्यथित घटना को, जैसे मान लीजिए आतंकवादियों ने हमला कर दिया और उसमें छोटे छोटे बच्चों को मार दिया। तो छोटे बच्चों का मरना, या कहीं रेल की बड़ी दुर्घटना हो गई और वहां पे जो प्रशासन के अधिकारी थे उन्होंने बजाय सहायता करने के वहां से लूटना शुरू कर दिया। तो हम्म। ये अगर इस प्रकार की घटनाएं समाज में हों तो ये लेखक के लिए या किसी भी दूसरे प्रकार की विधा के लिए एक एक रॉ मटेरियल हो गया एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। जिससे कि न्यूज उसको न्यूज मशहूरी चैनलों मिले। के लिए भी, एग्जैक्टली न्यूज चैनल हाँ, भी यही यानी टीआरपी ढूंढते एक हैं। ब्रेकिंग न्यूज ऐसी बन गई कि जिससे हाँ। उसकी रेटिंग बढ़ जाए समाज में। ठीक तो बात वो सर, ठीक फिर बात। ऐसी ऐसी एक घटना को ढूंढता है। हम्म। तो समाचार पत्रों में वो जो घिसी पिटी कि आज वहाँ एक्सीडेंट हो गया, किसी ने सहायता नहीं करी, या इतने लोग मर गए, या यहाँ आग लग गई, कहता है ये तो रोज की घटनाएं हैं और इसको लिख लिख के मैं थक गया हूं, अब मैं और क्या नया लिखूं। फिर वो हम्म। एक अखबार में से एक छोटी सी न्यूज बड़े ध्यान से क्योंकि ढूंढ वो रहा ही होता है, तो अखबार में उसको एक छोटी सी न्यूज मिलती है कि देश का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां पे महिलाएं अपनी युवा महिलाएं अपनी कोख को पहले ही यूटेरस निकलवा देती हैं, यानी कोख को सूना कर देती हैं जिससे कि बच्चे उनके ना हो। भाई क्यों करती हैं वो ऐसा? वो इसलिए ऐसा करती हैं कि ठेकेदार को अगर वो जिन महिलाओं को उसने काम पर रख रखा होता है, मजदूर महिलाओं को, अगर वो हम्म। प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उसके बाद वो काम पे आना बंद कर देती हैं। बंद कर देती हैं। एग्जैक्टली। तो ये अच्छा, या फिर जो ठेकेदार उनके साथ अनैतिक दुष्कर्म करते हैं, तो अगर हाँ। वो सामान्य महिला होती हैं तो उनके गर्भवती होने का चांस रहता है। तो हाँ। इसलिए वो इस शर्त पे कुछ महिलाओं वो युवा महिलाओं को अपने काम पर रखता है कि पहले आप अपना यूट्रस हटाओ। यूटेरस निकलवा के आइए। तो ओ। ये अपने आप में कितनी विडंबनापूर्ण स्थिति है, और वो कुछ महिलाएं इस काम को करती हैं जिससे कि उनको हमेशा रोजगार मिलता रहे। मिलता रहे। एग्जैक्टली। हाँ। तो ये और अपने आप में कितनी मतलब त्रासद पूर्ण स्थिति है, लेकिन उस लेखक के लिए ये छोटी सी खबर एक रचना का प्लॉट बन जाती है जिससे कि उसकी एग्जैक्टली मशहूरी हो जाए। तो एग्जैक्टली फिर वो कहता है, एग्जैक्टली। वो उसमें लिखता है और वो इस मंशा से लिखता है कि इसको मैंने उजागर किया है, इसको मैं हम्म। सबके सामने लाया हूं, तो इस वजह से उस मुझे कोई ना कोई इनाम या कोई मिलेगा। पुरस्कार मिलेगा कहीं मिलना ना चाहिए, कहीं से। हाँ। ठीक बात है, ठीक यानी कि बात है, वो बिल्कुल सही अपनी बात। कलम को धारदार केवल इसलिए बनाना चाहता है जिससे वो या तो उसको प्रसिद्धि मिले या ये उसको कोई पुरस्कार पारितोषिक मिले। मिले। ये एग्जैक्टली उसकी एग्जैक्टली शीर्षक है। तो एक एग्जैक्टली। एक जिसे हम सृजनकर्ता कहते हैं, ये उसकी मानसिकता है। ये कहाँ से आई मेरे मस्तिष्क में कि पीछे कोई दुर्घटना हुई थी या आतंकवादियों ने हमला किया था हम्म। और वहां पर फिल्मकार पहुंच गए थे हम्म। वो अच्छा। परिस्थितियां तलाशने की, किन 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 परिस्थितियों में वो हमला किया गया, और उसके बाद फिर पब्लिक की क्या प्रतिक्रिया रही, जवानों की क्या हम्म। प्रतिक्रिया रही, जिससे कि उसकी हम्म। फिल्म को बनाने का एक प्लॉट मिल जाए। कुछ ने बहादुरी हम्म। करी या कुछ ने गद्दारी करी, और वो फिल्म उसकी चल जाए।
यानी कि गुड। मानसिक दोहन, हम्म। सृजन के माध्यम से लोगों का मानसिक दोहन। तो ये हम्म। यहाँ से ये धारदार कलम एक शीर्षक मिला मुझे, और मैंने उसको फिर एक लघु कथा में ढाला। और इत्तेफाक देखिए कि मैं भी इसी कारण से, उसी खबर के कारण जो मैंने लघु कथा में पिरोया, उसके हम्म। कारण से आपके सामने बैठा हूँ। क्या मतलब जो बात है, क्या बात। त्रासदपूर्ण स्थितियां हमारे समाज में होती हैं, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। वो वो त्रासदपूर्ण स्थितियां किसी के लिए एक औजार बन जाती हैं, उसके या तो पैसा कमाने का, या प्रसिद्धि पाने का, या पुरस्कृत होने का। बिल्कुल ठीक बात है सर। अब तक सर आज आपने के हजारों जो है, मतलब आपकी कविताओं ने, आपकी लघु कथाओं ने, आपकी आपके कहानियों ने बहुत सारे लोगों को एक रास्ता दिखाने की कोशिश की है, समाज का एक दर्पण बनकर उनको जो है एक सच्चा चेहरा दिखाने की कोशिश की है। इस पूरी जर्नी में अभी तक की आपने बहुत सारे होमवर्क भी किए होंगे सर। जो नए लेखक आ रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग अगर लघु कथा लिखना चाहते हैं तो उन्हें पहले क्या क्या चीजों के बारे में जानकारी खुद के बारे में रखनी चाहिए, जिससे उनकी लघु कथाएं पहली बन बात जाए। तो एक संवेदनाशील मन हम्म। आवश्यक है। यानी आप किसी घटनाक्रम को, किसी वाक्य को, किसी जो आपके सामने घटित हो रहा है, उसको आप आत्मसात कीजिए, हम्म। और उसके प्रति आपके मन में उपहास का भाव ना हो, कि ये परिस्थितियां आखिर क्यों हैं समाज में, इनके प्रति एक मन में दर्द हो, जिसे हम्म। सामान्य भाषा में कहते हैं। और इसके अलावा हम पढ़ते बहुत कम हैं दूसरों को, हाँ। हमें दूसरों की कृतियों को पढ़ना बहुत चाहिए। राग दरबारी जैसा उपन्यास, या मुझे याद है मैंने उपेंद्र नाथ का एक उपन्यास पढ़ा था, बड़ी बड़ी आंखें, या भगवती चरण वर्मा की कहानियां, हम्म। या साप्ताहिक हिंदुस्तान जो हमारे समय में निकला करता था, धर्मियों निकलता था, सारिका निकलती थी जब हम लोग यंग थे, जब लिखने की जिजीविषा मन में पनपने शुरू हुई थी। तो जी उन जी सबको जी। बड़े विस्तार, बड़े मन लगाकर, बड़े समय देकर हम लोग उसको पढ़ा करते थे। हाँ। और तो हमारा जो, और अपनी रचना को कभी भी जल्दी मत करो हम्म। प्लेटफॉर्म पे लाने की, किसी मंच पर लाने की। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इतने साधन हैं कि चार लाइनें लिखी, एक पन्ना लिखा, और तुरंत उसको लोगों के सामने ला दिया। तो ये खुद को पहले परिपक्व करो, दूसरों को भरपूर पढ़ो। आपकी उपन्यास में रुचि है, उपन्यास भरपूर पढ़िए, कहानियों में है कहानी पढ़िए, और कविताओं में है तो कविताओं का भी, और केवल मनोरंजन की दृष्टि से नहीं, अध्ययन की दृष्टि से पढ़िए, उनमें डूबिए। वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और फिर निरंतर एक क्रम सा बना लीजिए कि कुछ ना कुछ लिखना अवश्य है। और जो दैनंदिन जीवन में घटनाएं घटित हो रही हैं, उनको एक डायरी के पन्नों पन्नों में उतारिए, तो लिखने की आदत अपने आप फिर पढ़नी शुरू हो जाएगी। क्या बात है सर, क्या बात है। तो अभी इन जो इन, माहौल चल इन रहा है, जी 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 जी, बोलें सर, बोलें। हाँ, तो और इसके अतिरिक्त हमें जो समाचारों की जो आपको पढ़ने को मिले, चाहे वो न्यूज़पेपर में मिले, चाहे वो आपको दूसरे माध्यमों से मिले। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज्यादा है, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, या आपके चैनल्स हों, उनकी उनके झूठ और सच को परखने का प्रयास कीजिए, कि ये क्या केवल अपनी वो कौन सी टीआरपी रेटिंग होती बढ़ाने है के उसको बनाने के, टीआरपी रेटिंग, यस। टीआरपी के लिए कर रहे हैं, या जी। वास्तव में समाज में कुछ देने का प्रयास भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक और बात है सर, बिल्कुल। मैं यहाँ उदाहरण देना चाहूंगा, कैसे आदमी, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, और व्यक्ति भी नहीं होता। आप एक जंगली जानवर से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हम्म। आप एक सामान्य व्यक्ति, जो जिसका लिटरेचर से कुछ लेना देना नहीं है, साहित्य से कुछ लेना देना नहीं है, उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको एक उदाहरण देता हूं, कि हालांकि हम सब इस बात को जानते हैं। कल एक इंटरव्यू एक क्रिकेट खिलाड़ी का आ रहा था टीवी हम्म। पर, हम्म।
और जिसका अभी कुछ दिन पहले दुर्घटना हो गई थी बड़ी बुरी तरह से, करीब 7-8 महीने पहले। जी जी उस जी। व्यक्ति ने किस तरह से अपने आप को रिकवर किया, हम्म नकारात्मक ख्यालों को अपने मस्तिष्क में आने नहीं दिया। हम्म और उसका ये कहना था कि जब मैं हॉस्पिटल के बेड पे था, तो वहां मुझे एहसास हुआ कि मेरा शरीर मेरे लिए और मेरा स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है। और हम्म। केवल मेरे लिए ही नहीं, कि मैंने अपने आप को जिस मुकाम, जिस ऊंचाई तक पहुंचाया था, उसकी वजह से मेरे देश को, मेरे राष्ट्र को, मेरी टीम को कितना फायदा होता था। कहता हम्म। ये इन बातों का एहसास मुझे वहां हुआ, जिसको मैं टेक इट ग्रांटेड लेता था, ईश्वर की दी हुई कुछ चीजों को, कि ये नहीं, ये तो मेरे को विरासत में मिला है, ईश्वर से मिला है, इसमें किसी का ये क्या योगदान है या इसका क्या महत्व है। कहता मुझे वहां से, वहां पे ये एहसास हुआ कि नहीं, इन चीजों का बहुत महत्व है, और मुझे इसे अपने लिए ही नहीं, दूसरे के लिए, अपने देश के लिए भी सुरक्षित रखना है। क्या कि बात है मैंने जो सर, क्या गलती बात। की थी, मेरी थोड़ी सी गलती की वजह से, और मैं 8 महीनों के लिए बेड पे आ गया, और एक स्थिति ऐसी आ गई कि मैं अब कभी क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा। तो हर हर एक के जीवन की यही स्थिति है। यानी जो उसे ईश्वर ने दिया है, जो नैसर्गिक क्षमता दी है, जो शरीर दिया है, जो स्वास्थ्य दिया है, उसको अगर वो सुरक्षित रख पाए, और उसका उपयोग फिर वो तभी समाज के लिए सफलतापूर्वक कर पाएगा। कर पाएगा, बिल्कुल ठीक बात सर, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने। और अ, अभी जो साहित्य इस समय देख रहे हैं, एक सुरेंद्र सर बड़ा जो है संजीदा सवाल है, जो साहित्य इस समय जी। देख रहे हैं और जो साहित्य की दुनिया है, इसमें मुझे ऐसा लगता है, कई कवियों, कई राइटर से मेरी बात हुई, तो अभी बड़ी बड़ी गुटबाजी हो रखी है हर तरफ, जो है बहुत अपने बढ़िया। अपने छोटी छोटी गुटबाजियां हो रखी हैं, उस हिसाब से अवार्ड उस हिसाब से मिल रहे हैं, उस हिसाब से उनको मतलब बड़ी आगे बढ़ाने की अ, कोशिश की जा रही है। इस पे कुछ बताएं ये सर। बिल्कुल, मैं आप इस मामले में मैं आपसे इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। और इसमें कोई शक नहीं है कि भले ही समय लेखक हमारे यहाँ के, हमारे आज के वर्तमान समय के या पहले का मैं नहीं जानता, संवेदना की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, लेकिन वो जिस सीढ़ी पर चढ़ते हैं नेताओं की तरह, सबसे पहले उसी सीढ़ी को गिराने का प्रयास भी करते हैं। हम्म लॉबिंग इतनी जबरदस्त है संस्थाओं हम्म तक। उसका एकमात्र कारण यही है कि हमारी संस्थाओं पर बाबू वर्ग काबिज है, जिसका साहित्य से लेना, कोई लेना कुछ देना। विशेष लेना देना नहीं है। और वो, हम्म ये जो आजादी के, मुझे ऐसा लगता है तुरंत बाद से ही एक प्रकार की संस्कृति विकसित हो गई, कि जो जिसकी जितनी ज्यादा चापलूसी करेगा, उसको हम्म, आगे आने के अवसर उतने ही ज्यादा मिलेंगे। मिलेंगे। इसीलिए आज के समय में बहुत सारे पुरस्कार अवमूल्यित हो गए हैं, और जो सही लिखने वाले हैं, वो अपने आप को, अपना मूल्यांकन केवल पाठकों की दृष्टि से करते हैं, कि उनको हम्म कितने लोग पढ़कर और उनसे कुछ सीखते हैं, या उनके दो शब्द उनके लिए वो बोलना पसंद करते हैं। तो हम्म सरकारी, ये नहीं है कि सारे के सारे जो भी पुरस्कार या संस्थाएं, क्योंकि सरकार की तरफ से आज संस्थाओं को पर्याप्त धन भी दिया जा रहा है, और उस हम्म। धन की बंदरबांट के लिए, तो जहां इस प्रकार की धन की व्यवस्था हो, फंडिंग की व्यवस्था हो, तो उसकी बंदरबांट में तो लोग आगे, जो चापलूस किस्म के लोग हैं, वो आगे आ ही जाते हैं। और व्यवस्था ही ऐसी है, क्योंकि हम्म। जो सरकार की तरफ से नियुक्त समुदाय के लोग हैं, उनकी प्रकृति शुरू से ही भ्रष्ट कह लो, कलुषित कह लो, या शुद्र मानसिकता कह लो, उसका लाभ इस प्रकार के लोग उठा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो सही, जिसको केवल साहित्य से या लिटरेचर से या समाज की संवेदना से अपना मतलब है, वो इन बातों का ध्यान ज्यादा नहीं देता, और देना भी नहीं चाहिए, मेरी समझ में। बिल्कुल सर, सर बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही बात, आप बहुत ही जो, स्पष्टता आप के साथ आपने आप बात रखी। आप अपने आप, तुलसीदास जी ने जो अपना पूरा का पूरा साहित्य लिखा, भक्ति साहित्य लिखा, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उनको कभी कोई पुरस्कार मिलेगा, या उनको कोई पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। उनका स्पष्ट कहना था कि हम स्वांत सुखाए है मेरा सारा का सारा भक्ति साहित्य।
और आज वो जाने कितनों को प्रेरणा दे रहा है। तो यही मैं समझता हूँ एक सही व्यक्ति जो लिखने में रुचि रखता है, उसकी उपलब्धि यही है कि अगर वो उसका लिखा हुआ किसी के लिए प्रेरक बन पाए तो। क्या बात है क्योंकि सर, यही क्या बात है। उद्देश्य, बिल्कुल सिंपल ठीक सी बात है बात सर, है, भले बिल्कुल ही ठीक। श्वास लिखा है लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ उद्देश्य यही है कि इसको लोग पढ़ें और इनसे कुछ हम्म, सीखने का प्रयास करें और एक बेहतर मानव बनने की कोशिश करें, जिससे हमारी बिल्कुल दुनिया, बिल्कुल। हमारा समाज जिसमें हम रहते हैं, जैसा हमने पाया उससे कुछ अच्छा छोड़ के जाए। एग्जैक्टली कोशिश सर, यही है। एग्जैक्टली। और एग्जैक्टली सर। और साथ ही मुझे ये भी लगता है कि ऐसे ही लोगों की वजह से अगर कुछ अच्छे काम हो रहे हैं तो इन्हीं लोगों के कारण हो रहे हैं। ठीक बात है सर, ठीक बात है। अभी सर ऐसा मेरा एक मानना एक आपकी धारदार कलम से एक जो है छोटी सी कहानी मुझे भी जो है बहुत अच्छी लगी थी। मैं वो कहानी जो है अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा। है। और बिल्कुल। ये कहानी हम्म, ये कहानी जो है आप इस कहानी को पढ़ने के दौरान मुझे मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी कि अगर इसको कोई भी जो है पढ़ेगा तो 100% उसको जो है ये बात आज नहीं तो 10 साल बाद भी चुभेगी। माँ ने कहा था। जी तो ये कहानी सर जी मैं जी जी। आपकी कहानी मैं अपने दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ। समय कम रह गया है लेकिन मैं जल्दी से सुनाने की कोशिश करूंगा जरूर जरूर। कि हाँ कई। माँ ने कहा जी। था। माँ, उसकी तो सगाई ही नहीं शादी भी हो गई। अच्छा हुआ, ये तो होना ही था। माँ, अब मुझे उस जैसा लड़का कैसे मिलेगा? बिटिया, तुझ में इतने गुण हैं कि उससे भी अच्छा लड़का तेरे नसीब में होगा और वो तेरे नसीब को संवारेगा। पर माँ, वो तो नहीं होगा ना। बेटा, ईश्वर ने उसे तुम्हारे लिए नहीं बनाया था तो वो तुम्हारा कैसे हो जाता? फिर ईश्वर ने उसे मिलाया ही क्यों? ईश्वर तो हमें न जाने कितनों से मिलवाते हैं, सब थोड़े ना अपने हो जाते हैं बेटा। माँ, वो सबसे अलग था। तेरा नसीब वाला उससे भी अलग होगा। और जब भी तुझे मिलेगा तेरी दुनिया आबाद करेगा, मैं लिख कर दे सकती हूँ। ये माँ भी बड़ी जिद्दी है। इसे अपने ईश्वर पर और उसके दिए नसीब पर पता नहीं क्यों इतना यकीन रहता है। मन ही मन लड़की झुंझलाई और उसने अपने आप से कहा। कुछ देर के लिए वो माँ से रूठ भी गई। पर आज माँ नहीं है, लेकिन माँ का सच अक्सर उसके पास आकर उसे अपने आंचल में समेटता रहता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान बिखेरता रहता है। सुरेंद्र कुमार अरोड़ा। सर, जी बहुत ही मार्मिक और बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी थी ये। क्योंकि कई बार होता है माता पिता की बातों को बच्चे दूसरे ढंग से लेते हैं कि अरे माँ मम्मी आप नहीं समझ रही हैं, मैं समझ रही हूँ, मेरी जिंदगी है, मुझे देखने, मुझे करनी चाहिए। लेकिन माँ आपसे 40 साल 50 साल आगे देख सकती हैं। तो इसलिए आप उस पर विश्वास कीजिए और विश्वास करेंगे तो जब वो माँ नहीं रहेंगी और आप उस 30 40 50 की उम्र में पहुंचेंगे, तब आपको एहसास होगा कि माँ ने क्या कहा था और जो कहा था कितना सच कहा था। सर, इस तरीके की जी। छोटी छोटी कथाएं न जाने कितनों की जिंदगियां बदलती हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत साधुवाद करता हूँ सर, दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। एक चीज, एक लास्ट सवाल आपसे जानकर उसके बाद फिर हम लोग अपनी इस आज की बातचीत को पूर्ण विराम देंगे। हम लोग आने वाले समय में जो जो एक बड़ी लंबी यात्रा होती है सर। कभी आपने बताया कि 25 साल पहले एक कहानी लिखी और उस कहानी का सिरा आज भी जुड़ता है। तो इस यात्रा में बहुत सारे बदलाव आते हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे महाभारत बहुत समय पहले हुआ था तो युग बदल गया, लेकिन आज भी घरों में महाभारत की स्थिति वैसी ही बनी रहती है। राजनीति में महाभारत की स्थिति वैसी ही बनी हुई है। ऐसी चीजों के लिए, ऐसे संदर्भ में आपको क्या लगता है सर, हमारे उन कहानियों से, उन चीजों से हमें सबक लेकर आज का जीवन अपना सुधारना चाहिए या नहीं चाहिए? दिग्विजय जी, ऐसा है कि हर कोई अच्छी बात हो या हो कोई बुरी बात, हम्म। वो धीरे धीरे ही आगे बढ़ती है, हम्म। ऊंची उठती है और फिर वो अपने चरम को भी छूती है। क्या बात है। जब चरम पे पहुंच जाती है कोई चीज, तो उसके हम्म। बाद का जो उसका मार्ग होता है वो हम्म। उतरने का ही होता है। हम्म। इसमें कोई शक नहीं कि 75 वर्षों में उत्तरोत्तर हमारे देश में भ्रष्टाचार की बहुत बातें हुई, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ।
हम्म। नैतिकता की बहुत बातें, बहुत लोगों ने प्रयास किया नैतिकता स्थापित हो, लेकिन नैतिकता अनैतिकता में बदलती चली गई। तो अब मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि इन चीजों ने, जिससे हमारी सामाजिक विद्रूपताएं बढ़ी हैं, हम्म। वो अपने चरम को छूने के करीब हैं। हम्म। अभी शायद पहुंची ना हो, लेकिन वो हम्म। छूने के करीब हैं। हम्म। और इस देश का भविष्य, इस राष्ट्र का भविष्य, यहाँ के नागरिक निश्चित रूप से बनाएंगे। और फिर उतार तय है इन गलत बातों हम्म। का। हम्म। ऐसा मान के हमें चलना है, और कोई विकल्प नहीं है। बहुत ठीक कष्ट बात है सर। झेले हैं इस देश में, पार्टीशन झेले, बंटवारे झेले, दंगे झेले, और लोगों का शोषण झेला। लेकिन अब परिवर्तन की जो राह अगली आएगी, हम्म। वो इन बातों से अलग हटके आएगी, और उन्नति की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उन्नति की कोई सीमा नहीं होती। हम्म। पर जो दुष्कर्म है उनकी सीमा जरूर होती। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल इसलिए ठीक बात है। इनका 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 विनाश और इनका अवसान, वो अब शुरू होने को है, ऐसा मुझे लगता है। क्या बात है पांच सर, साल बहुत लगे, ही दस सुंदर। साल लगे, वो बात अलग है। बहुत बहुत हम्म। अच्छी बात कही आपने, बहुत ही अच्छी बात कही सर, बड़ी अच्छी बातचीत हुई आपके धारदार कलम से। कुछ लघुताएं सुनने को मिली। मैं अपने सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि ये किताब आ चुकी है, आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएगी। आप यहाँ हम लोगों से कमेंट करके हमारे सेक्शन में हमसे बात कर सकते हैं, हमें मौका दे सकते हैं। हम आपकी सुरेंद्र सर से डायरेक्ट आपके अगर सवाल हैं वो उन तक पहुंचाएंगे। और आप इन किताबों को, जो इनकी पूरी संग्रह है, आपको तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। वहां से आप इसको लें, पढ़ें, अपना जीवन सुधारें। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पन्ने से जुड़ने के लिए। जी, धन्यवाद दिग्विजय जी। ईश्वर करे कि देश देश से जो कुरीतियां, जो कुप्रवृत्तियां इन दिनों में, पिछले दिनों में आई हैं, उनका विनाश हो, उनका नाश हो। और हम दशहरा केवल रावण को जलाकर ही नहीं मनाएं। आने वाले समय में हम राष्ट्र की उन्नत शिखर पर पहुंचते हुए देखें इसे। और जितना शीघ्र ये हो पाए, उतना ही अच्छा होगा। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।